हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स, सभी एस्पिरेंट्स का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक और वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 18 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 1 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए सीजीएल 2021 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी एसएससी से जुड़े सभी एग्जाम्स, सीजीएल प्री और मेन, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सिलेक्शन पोस्ट, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी पहले ही अटेम्प्ट में, यानी कि सीजीएल 2019 में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115 और मेरा उसी में मैथ्स में स्कोर था 50 आउट ऑफ 50 प्री में, और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। मैथ्स का स्कोर है। और इससे पहले मैं आपको सीजीएल 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन की 9 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं। भी आपको आई बटन और प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद 11 वीडियोस और बचती हैं। उसके बाद सीजीएल 2021 में जो आपसे 21 शिफ्ट के अंदर 525 मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर इस सीरीज में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारे हमारे लिंक हैं, आप लोग ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का पीडीएफ प्लस एसएससी की तरफ से हमें जो भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है, हम लोग अपलोड करते रहते हैं। साथ में फेसबुक पेज आप लोग लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आती है उसका लिंक जनरेट करके फेसबुक पे डाल दिया जाता है, ताकि आप कमीशन की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली विजिट करके आप लोग नोटिफिकेशन वगैरह देख सकें। और यूट्यूब चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी यहाँ पे मैं आपको मैथमेटिक्स कोर्स कराऊंगा, जिसमें अरिथमेटिक और एडवांस टोटली अप टू डेट कंटेंट के साथ, और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो यहाँ पे सारे आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि 2019 और 2020 में मैंने आपको सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल के ही क्वेश्चन कराए थे 2019 और 2020 के। पर 2021 से मैं आपको एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछता है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको अपने चैनल पे कराया करूँगा, ठीक है। तो कोई इंक्वायरी हो, ईमेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर है, किसी को कुछ डाउट पूछना हो मैथ्स में वो पूछ सकता है। किसी को कुछ प्रिपरेशन टेक्निक्स, गाइडेंस वगैरह कुछ चाहिए वो भी ले सकता है। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है किसी चीज़ का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएँ। और ये सब कंटेंट मैं अभी तक आपको करा चुका हूँ। टाइम एंड वर्क चैप्टर, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ही एज भी एक टॉपिक है, वो कराया है। इसी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की प्लेलिस्ट में ही ट्रेन का टॉपिक भी कराया हुआ, बोट एंड स्ट्रीम परसेंटेज, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन, और सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के 2019 के मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। सबकी प्लेलिस्ट का लिंक, ये सारे लिंक, मतलब ये सारे प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप एक बार चैनल पर ज़रूर गो थ्रू, चैनल को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करें। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको बोला, देखो ये वाला क्वेश्चन ना सेम सीएचएसएल 2020 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन, मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ फ़र्क भी नहीं था, मतलब पूरी की पूरी एग्जैक्टली यही इक्वेशन थी। तो ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2020 में भी पूछा गया, देखो सीजीएल 2021 में भी आया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का बहुत फ़ायदा आप लोगों को होता है, इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे यहाँ पर कवर कराता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि 46 + 3/4 ऑफ। तो आपको पता है सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा। ऑफ में क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आपने देखा 3/4, 4 को अगर मैं 32 पे काटना हो तो कितने पे काटेगा? 8 पे कटेगा। मतलब 32 जो है 4 को अगर भाग देगा, 4 जो है अगर 32 को भाग देगा तो कितने पे देगा? 8 पे देगा। तो आपने देखा कि 32 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ 8 आ गया, और 3 अट्ठे कितना होगा? 24। तो 46 + 24 - 6। और यहाँ पे आपने देखा कि 34 और 6 कितना होता है? 40। 40 को अगर मैं 4 पे काटूँ तो कितने पे कटेगा? 10 पे कटेगा। तो 37 - 30 हो गया। तो बाय तो आ गया 7। ऊपर क्या आएगा? तो ऊपर आपने देखा 46 में से 6 गए तो 40। 40 में आप 24 जोड़ो तो कितना आता है? 64। 64/7 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला था ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, ताकि जब उसको 126 पे और 224 से और 608 से डिवाइड किया जाए, तब वो रिमाइंडर जो है वो कितना दे? 2, 7 और 19 रिस्पेक्टिवली। मतलब जब उस नंबर को आप 126 से डिवाइड करो तब तो रिमाइंडर आए कितना? 2। जब आप उसको 224 से डिवाइड करो नंबर को, तो रिमाइंडर कितना है? 7। और जब आप उस नंबर को 608 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपका कितना आना चाहिए?
19। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी क्या कि अगर 126 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 2, तो मतलब क्या हुआ इस चीज़ का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 126 में से 2 जो कि रिमाइंडर था, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो आप बोलोगे कि सर 124 आ गया। अब 124 जो है ग्रेटेस्ट नंबर उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, क्योंकि जब आपने देखा आपने 126 उस नंबर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा है आपका 2। अगर मैं 2 माइनस ही कर दूं 126 में से तो आप बोलोगे कि सर 124 ऐसा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय जो ये ग्रेटेस्ट नंबर है उससे, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किस पे, 124 पे वो नंबर। ऐसे ही आपने देखा कि अगर 224 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया था 7। मतलब अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो आप देख रहे हो 217। अब ये 217 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। फिर 608 पे जब आपने डिवाइड किया 608 से तो रिमाइंडर आया 19। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 589। मतलब 608 में से अगर आपने 19 घटाया तो आपने देखा कितना आया, 589 आया। मतलब 589 से एग्जैक्टली डिविजिबल है वो नंबर, मतलब 589 पे वो एग्जैक्टली डिविजिबल है नंबर, 589 एग्जैक्टली डिविजिबल है उस नंबर से, ठीक है ना। तो आपने देखा कि अब मैंने आपको बताया था क्या कि जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर अगर आपसे वो पूछे तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, HCF पूछ रहा है। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो आपने देखा 124, 217 और 589 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है। आप यहाँ पे ऑप्शन से चले जाओ, आप देखो 124 दिया आपको, 124 ना तो 27 पे जाता है, ना 21 पे जाता है, ना 37 पे जाता है, ये सिर्फ 31 पे जाता है। 31 इंटू 4 अगर मैं करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 124। अगर किसी ने क्रॉस चेक करना तो आपको पता है ये कितना होता है, ये होता है 31 इंटू 7, और ये कितना होता है, ये होता है 31 इंटू 19। तो आपने देखा 31 इंटू 4, 31 इंटू 7 और 31 इंटू 19। तो आपने देखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 31। तीनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है और जो हाईएस्ट है कितना, 31। तो 31 जो आपका करेक्ट आंसर आएगा। अब 31 एक ऐसा नंबर है जब आप उसको 126 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर देगा 2, 224 से रिमाइंडर कर 224 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर देगा 7, और 608 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर देगा 19। तो ये 31 आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब 124, 217 और 589 एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे किस पे, 31 पे। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, पर ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर, बहुत पैथेटिक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बोला एक फॉलोइंग फिगर है, P और Q 2 सेंटर है, मतलब ये भी सेंटर है, ठीक है, P और Q ये भी सेंटर है। आपको बोला है कि सर्कल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं A और B पे। तो आपने क्या किया, A और B के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, आपने A और B के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, और क्वेश्चन में भी शायद गिवन थी हल्की हल्की। आपको बोला है PA को प्रोड्यूस किया गया, मतलब PA को प्रोड्यूस किया गया D तक, तो सर्कल को वो C और D पे मिला जब PA को प्रोड्यूस किया गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि PA को प्रोड्यूस किया, मतलब ये जो है ना CD, मतलब CD जो है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि CPAD जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कि PA को ना प्रोड्यूस किया हुआ है, प्रोड्यूस किया इन द सेंस कि सेम स्ट्रेट लाइन पे आगे इसको खींचा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब सबसे पहले ये पता लगा कि CD जो है स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद आपको एंगल CPB, ये वाला एंगल आपको गिवन है कितना, 100 डिग्री, ठीक है। आपने देखा कि एंगल CPB जो है 100 डिग्री और CD जो है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो लीनियर पेयर बनेगा। तो आपने देखा कि एंगल APB जो आपका कितना आ जाएगा, आपने देखा लीनियर पेयर एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। एक एंगल अगर 100 का होगा तो दूसरा कितने का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। फिर आपने देखा कि PA और PP जो है दोनों रेडियस है, PA और PP जो है दोनों रेडियस है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, क्या आपने देखा कि यार PA और PB रेडियस है, और ट्राइंगल APB की अगर मैं बात करूं, दो साइड अगर इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो आपने देखा PA PB के इक्वल, तो ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब आपने देखा ट्राइंगल APB, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक एंगल अगर 80 का होगा, एक एंगल अगर 80 डिग्री का हो गया तो बाकी दोनों एंगल का जोड़ कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, ठीक है। 180 में से अगर मैं 80 घटा दूं तो आप देखोगे कितना आएगा, 100। तो ये बाकी के दोनों एंगल का जोड़ हो गया, और बाकी के दोनों एंगल जो है आपस में इक्वल है, तो मतलब ये भी 50 डिग्री हो गया, ये भी 50 डिग्री हो गया। फिर आपने देखा कि अगर ये 50 हो गया और CD जो है स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये वाला एंगल 130 डिग्री का हो जाएगा। आपने देखा ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 130 डिग्री का हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ पता है क्या, आपको पता है कि BD अगर एक कॉर्ड है, BD अगर एक कॉर्ड है, BD अगर एक कॉर्ड है, सरकमफ्रांस के किसी भी पॉइंट पे
BD एक कॉर्ड है, सरकमफ्रांस के किसी भी पॉइंट पे जितना एंगल बनाती है सेंटर पे दुगुना बनाएगी। तो आपने देखा कि ये वाला एंगल इधर साइड मूव किया हुआ है, तो जो दो गुना एंगल बनेगा वो इधर साइड मूव करके बनेगा। ठीक है, तो अगर ये 130 BD एक कॉर्ड है तो सेंटर पे कितना बना देगी, उसका दो गुना यानी कि 260। तो आपने देखा कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360। 360 में से अगर मैं 260 घटाऊं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिग्री। तो ये जो है आपका 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, 13 अप्रैल शिफ्ट 3 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे 28% डिस्काउंट था, 30% प्रॉफिट था, बट यहाँ पे 30.90 था गेन। जो उसने गेन किया था 30.90, आपसे मार्क प्राइस ही पूछा है। तो वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना, अगर नहीं समझ आता तो वो वीडियो देख लेना। 13 अप्रैल शिफ्ट 3 की वीडियो में क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, खुद से ट्राई करना, मुझे आता है। कभी ये ना सोचना कि सर कोई चीज़ें आती नहीं है और फिर सर हम पे टाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार आने का आपको इतना फ़ायदा है कि आप लोगों को ऑन द वीडियो आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और घर पे तो कभी किसी को टाइम मिल पाए ना मिल पाए, पर वीडियो देख के तो हर कोई प्रैक्टिस करता ही है। तो 1 सेकंड के लिए पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन मैंने करा रखा है। ठीक है, आपने देखा x² + 1/x² की वैल्यू कितनी 23। आपको बताना है x³ + 1/x³। देखो एक चीज़ है क्या कि आपने देखा x² + 1/x² की वैल्यू आपको गिवन है, x³ की निकालनी है, x³ + 1/x³ की आपको निकालनी है। तो ऐसा तो कोई तरीका नहीं है कि x² + 1/x² की वैल्यू से आप डायरेक्टली x³ + 1/x³ की वैल्यू निकाल लो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले x + 1/x बनाना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है कि x² + 1/x² की वैल्यू से आपको x + 1/x बनाना है। फिर x + 1/x अगर आपके पास आ गया तो आप x³ + 1/x³ बना सकते हैं। तो आपने देखा कि आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जब 2 ऐड किया तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो आ गया वो कितना आ गया, x + 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो लिखा है ये क्या लिखा है a², ये क्या लिखा है b², ये क्या लिखा है 2 × a × b। ठीक है, x से x गया तो यहाँ पे फाइनली बचा कितना 2। तो आपने देखा ये a² + b² + 2ab लिखा था, तो इसको लिख सकते हैं हम a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा कि राइट हैंड साइड में जो है वो 25 है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो x + 1/x की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब आपको पता है x + 1/x अगर a होता है तो x³ + 1/x³ जो होता है वो क्या होता है a³ - 3a। तो 5 का क्यूब कितना 125, 3 × 5 कितना 15, 125 में से 15 गया तो आपका कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको a दिया हुआ है 60 डिग्री, पुट कर दो। cos 60 कितना होता है 1/2, 7 × sec 60, cos 60 का उल्टा यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। tan 60 कितना होता है √3 का स्क्वायर, 10 × sin a/2, sin 60/2 यानी कि sin 30 डिग्री। sin 30 कितना होता है 1/2। तो आपने देखा यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 7 दूनी 14 और ये 3 गया और यहाँ पे कितना 5। तो आपने देखा कि ये हो गया 18, 18 में से 3 गया तो कितना आता है 15/5, यानी कि 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बोला है 2 पोल है, एक की हाइट है 10 मीटर। तो आपने देखा कि छोटे वाला इसको आपने एक पोल मान लिया और ये आपका दूसरा पोल है। ठीक है, तो आपने देखा छोटे वाला कौन सा है, ये वाला, तो इसकी हाइट जो है 10 मीटर, तो दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी आपका 17 मीटर। आपको बोला है एक ग्राउंड लेवल पर फिक्स है, तो आपने ये मान लिया कि ये जो है आपका ग्राउंड लेवल है, इस पे ये दोनों पोल फिक्स है। ठीक है, अब बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द पोल्स, मतलब एक पोल का बॉटम ये, दूसरे पोल का बॉटम ये, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको बोला है कितना 24 मीटर है। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो आपने देखा एक पोल का टॉप ये, दूसरे पोल का टॉप ये, तो इसके बीच का आपको डिस्टेंस ये पूछा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करने का क्या तरीका है। क्वेश्चन करने का ये तरीका है कि आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो जो कि इसके पैरेलल हो। ठीक है, आपने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो कि ग्राउंड लेवल, मतलब दोनों के बॉटम के बीच में जो डिस्टेंस है उसके पैरेलल है। ठीक है, तो आपने देखा अगर ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। फिर आपने देखा कि ये 10 है,
तो ये भी 10 हो जाएगा। और टोटल लेंथ कितनी है टावर की, सॉरी टोटल लेंथ कितनी है पोल की, 17 मीटर। अगर निचले वाला हिस्सा 10 मीटर हो गया तो ऊपर वाला हिस्सा कितना रह गया, 7 मीटर। अब आपको पता है ये वाली 7, ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये 24, आपको पता है 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 मीटर इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में क्या ही कर रहा है, मतलब कुछ ही बोल रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है। आपको बोला है कि सर्कल है, इंस्क्राइब हो रहा है ट्रायंगल एबीसी के अंदर, ठीक है। एक सर्कल है, इंस्क्राइब हो रहा है, मतलब सर्कल जो है ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है, और ए बी को, बी सी को, ए सी को टच कर रहा है पी क्यू आर पे। फिर बोला है ए बी माइनस बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ए सी को अगर ए बी से घटाऊं तो 2 सेंटीमीटर, और पैरामीटर आपको दे दिया ट्रायंगल ए बी सी का, और आपको ए सी पूछा है। अब इसमें सर्कल की हमें क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपको बोला है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब पैरामीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल होता है। तो आपने देखा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी का जोड़ दिया वो 32 दिया है, ठीक है। अगर आप ए बी को ए बी मानो तो आपके पास जो है ए सी कितना आ जाएगा, आपके पास ए सी कितना आ जाएगा। आपने क्या किया कि ए बी को ए बी मान लिया और ए सी और बी सी को आपने ए बी के फॉर्म में लिख लिया। तो आपने देखा कि ए सी की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, ए बी माइनस 2। सिमिलरली बी सी की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, ए बी माइनस 4। और ये जो है आपको पैरामीटर 32 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने देखा 3ab माइनस 6 इक्वल टू 32। तो ए बी की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 32 प्लस 6 38/3, ठीक है। आपको बताना है ए सी की लेंथ, ए सी जो है वो ए बी में से 2 माइनस करके आ जाएगा। तो आपने देखा 38 में से 6 गए 32/3, तो ये करेक्ट आंसर है। इसमें सर्कल का लेना देना ही कुछ नहीं था। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल। आपको मैं हर बार बताता हूँ कि जितनी इक्वेशन गिवन हो हम उतने ही वेरिएबल निकाल सकते हैं उन इक्वेशन को सॉल्व करके। मतलब अगर 2 इक्वेशन गिवन है ना तो हम 2 ही वेरिएबल सॉल्व करके निकाल सकते हैं, 3 वेरिएबल कभी निकलेंगे ही नहीं। 3 वेरिएबल अगर उसको सॉल्व कराना है तो उसको 3 इक्वेशन देनी पड़ेगी, मतलब उसको। अब आपने देखा कि यहाँ पे उसने 2 इक्वेशन दी, मतलब उसने 3 वेरिएबल दिए, 3 वेरिएबल दिए मतलब उसने 1 वेरिएबल फालतू दिया, क्योंकि आपको 2 ही वेरिएबल पता लग सकते हैं 2 इक्वेशन से। तो जो फालतू दिया उसको 0 मान लो। 0 माना तो आपने देखा a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और ए बी माइनस बी सी, b इंटू 0 और a इंटू 0, तो ये 0 ही हो गया। तो ए बी की वैल्यू 10 आ गई। आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है, तो आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स। a प्लस बी इक्वल टू 5, तो आपने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो ये कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 5 का स्क्वायर जो है 25 आ गया, ठीक है। तो आपने देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, ab की वैल्यू कितनी थी 10, इधर आ गया 25। तो आपने देखा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 20 यानी कि 5। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का सम जो है वो 98 है। पहले और सेकंड का रेशो दिया है 2:3, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर का रेशो दिया है 5:8। तो आपने देखा पहला नंबर आपने a मान लिया, दूसरा नंबर b, तो इनका रेशो कितना है 2:3। दूसरा नंबर आपने b माना हुआ है, तीसरा नंबर आपने c मान लिया, इनका रेशो कितना है 5:8। अब क्या करना है आपको, दोनों रेशो को मिला के एक रेशो बनानी है। तो आपने देखा दोनों में कॉमन क्या है, b को इक्वल बना लो। b को इक्वल बनाने के लिए आपको नीचे 3 और ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि 10:15:24 आपके पास आ गया, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 98। a b c का रेशो कितना है 10:15:24, मतलब 98 को 10:15:24 में आपको डिवाइड करना है। तो आपने देखा a b c की रेशो का जोड़ कितना हो गया, तो आपने देखा 10 और 15 25 और 4 29 में 20 जोड़ो 49 आ गया, ठीक है ना, 49 आ गया। और रेशो का जोड़ करके 49 आ गया। और वैसे आपका सम कितना है a प्लस बी प्लस सी का 98। एक की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू 2 आ गई। आपको थर्ड नंबर यानी c की वैल्यू बतानी है। c का रेशो कितना है 24, तो एक रेशो की वैल्यू 2 आ गई, तो 24 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि 32,000 रुपये प्रिंसिपल, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट आपको बतानी है। प्रिंसिपल इतना है यानी कि सम इतना है और रेट इतना है,
9 मंथ का आपको अमाउंट बताना है, मतलब 9 मंथ के बाद कितना होगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपने देखा कितना 32,000। अब रेट कितना हो जाएगा, देखो ये जो रेट है ना ये पर एनम है, मतलब पूरे साल का रेट है कितना 20%। पूरे साल का रेट कितना है 20%। आपको क्वार्टरली पूछा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का क्या मतलब होता है, अगर 12 महीने हैं मतलब एक साल में 12 महीने हैं तो क्वार्टरली मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने। तो आपने देखा पूरे साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, मतलब 20% पर एनम का क्या मतलब हुआ कि 20% इंटरेस्ट जो है पूरे साल का, पर एनम मतलब पूरा साल। तो आपने देखा कंपाउंडेड क्वार्टरली की अगर बात हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आपने देखा कि 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 12 महीने जो है 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने। तो आपने देखा 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, मतलब 12 को डिवाइड किया किससे, 4 से, तभी 3 मंथ आया। तो आपको रेट को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कंपाउंडेड क्वार्टरली में क्या करते हैं कि रेट को जो है 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली में क्या करते हैं, रेट को 4 से डिवाइड कर देते हैं। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या करते हैं, रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं। हाफ ईयरली में क्या होता है, 6 महीने की बात होती है। ठीक है, तो आपने देखा अब कि पहले 3 महीने, फिर दूसरे 3 महीने, फिर तीसरे 3 महीने, क्योंकि आपसे यही पूछा ना कि 9 मंथ का आपको अमाउंट बताना। ठीक है, तो आपने देखा पहले 3 महीने। अब आपने देखा कि 3 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 5%। 5% को आप फ्रैक्शन में लिख लो 1/20। ठीक है, तो आपने देखा कि पहले 3 महीने जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ प्रिंसिपल पे आएगा। तो प्रिंसिपल कितना है 32,000, और इसका 1/20 आप निकाल लो, यानी कि 5% आप निकाल लो। तो 32,000 का 1/20 कितना होगा, 1600। पहली लाइन तो आपको पता है कॉमन होती है। अब अगले 3 महीने आपने देखा, अगले 3 महीने प्रिंसिपल पे तो ब्याज आएगा, यानी कि 32,000 का अगले 3 महीने प्रिंसिपल पे तो ब्याज आएगा ही, यानी कि 32,000 का कितना 5%, यानी कि 32,000 का 1/20 कितना 1600। और फिर 1600 का 1/20 मतलब ब्याज का ब्याज आपने निकाल लिया, तो 1/20 इसका कितना हो जाएगा 80। फिर आपने देखा तीसरे जो 3 महीने का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, वो तीसरी बार कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल का 5%, यानी कि 32,000 का 5%, यानी कि 32,000 का 1/20 कितना हो जाएगा 1600। और फिर ये जो 6 महीने का ब्याज है इसका 5%, यानी कि 1/20, तो 3200 का 1/20 कितना हो जाएगा 160। फिर ये जो 80 है इसका 1/20, यानी कि 4। तो आपने देखा कि 9 महीने का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ गया आपके पास 4800, 240 प्लस 4, तो आपने देखा ये 244 हो गया, तो 5044। ये जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया कितने टाइम का, 9 महीने का। आपको अमाउंट बताना है कि अमाउंट कितनी होगी। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास 37,044। तो 37,044 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर्स P और Q। मान लिया कि एक टावर P है, दूसरा टावर Q है। ठीक है, ये दोनों टावर है, इनका बिल्कुल मिड वे। ठीक है, मतलब ये जो फुट है ये टावर P का फुट है, ये टावर Q का फुट है। इन दोनों के बीच में जो बिल्कुल मिड पॉइंट है वहां से आपने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा टावर के टॉप पे, मतलब उनके टॉप पे। तो आपने देखा ये P टावर का टॉप है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है मिड वे से वो कितना बन रहा है 45 डिग्री, और यहाँ पे कितना बन रहा है 60 डिग्री Q टावर के टॉप का। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको इनकी हाइट का यानी कि इसका रेशो बताना है। ठीक है, अब आपको पता है क्या कि टावर P का जो फुट है और टावर Q का जो फुट है उसके बिल्कुल मिड वे यानी कि मिड पॉइंट पे, मतलब ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो जाएंगी, मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है 60 डिग्री एंगल की अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, 60 डिग्री एंगल की राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 60 डिग्री के साथ वाली जो साइड होती है 1 होती है, सामने वाली कौन सी होती है √3, और हाइपोटेन्यूज कितना होता है 2। 45 डिग्री में क्या होता है कि साथ वाली 1 सामने वाली भी 1, हाइपोटेन्यूज कितना होता है √2। तो आपने देखा कि अगर ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा, और अगर ये वाली साइड 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी। तो हाइट का जो रेशियो है वो कितना आ गया आपके पास
P टावर की हाइट कितनी 1, Q टावर की कितनी √3, तो 1/√3 जो आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है शॉपकीपर बॉट अ टेबल। शॉपकीपर ने एक टेबल खरीदा कितने में 4600 में, और एक चेयर खरीदी कितने में 1800 में। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब क्या हुआ कि इसने टेबल पे 10% प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो आपने देखा 4600 का 10% यानी कि 1/10 कितना हो जाएगा 460। और फिर आपने देखा कि इसने चेयर पे 6% प्रॉफिट कमाया। 6% प्रॉफिट यानी कि कितना हो जाएगा 1800 का 6% प्रॉफिट जो है वो 18 6 कितना हो जाएगा 108। मतलब इसने जो प्रॉफिट कमाया किस पे, टेबल पे वो कितना कमाया 460 और चेयर पे कितना कमाया 108। तो टोटल प्रॉफिट इसने कितना कमा लिया, तो टोटल प्रॉफिट जो है इसने कमा लिया 568। ठीक है, आपको बताना है कि ओवरऑल गेन परसेंटेज। तो टोटल प्रॉफिट कितना 568, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, टेबल का कॉस्ट प्राइस प्लस चेयर का कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, तो आपका ओवरऑल गेन परसेंटेज आ जाएगा ये 568 और 46 और 18 कितना हो गया आपके पास 6400। ठीक है, तो आपने देखा ही गया, और आप इसको 8 पे काट सकते हो, ये कितना आ गया 71, और ये हो जाएगा 8 सही 7/8%, यानी कि 8 8 जा 64 प्लस 7 71 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जो कि 22 पे डिविजिबल हो पर 5 पे ना हो। ठीक है, 5 पे वो नंबर जाना नहीं चाहिए। अब आपने देखा बी जो ऑप्शन है ये 5 पे जाता है, मतलब ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया वैसे भी। अब आपने देखा कि यार अगर 22 पे नंबर डिविजिबल होना है तो मतलब इसका क्या हुआ, आपने क्या किया 22 को कोप्राइम फैक्टर में डिवाइड कर दिया, तो आपने देखा 2 × 11 कर दिया आपने। कोप्राइम क्या होता है, जो दो नंबर का पेयर जिनका HCF 1 हो। ठीक है, कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, दो नंबर का पेयर जिनका HCF जो है वो 1 हो। आपने देखा 2 और 11 का HCF कितना है आपस में, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 1 है। तो आपने क्या किया 22 को कोप्राइम में डिवाइड कर लिया। मतलब अगर किसी नंबर को 22 पे डिविजिबल होना है तो पहली बात तो वो नंबर 2 पे भी जाना चाहिए, दूसरी बात वो नंबर 11 पे भी जाना चाहिए। अगर वो नंबर 2 पे जाना चाहिए तो आपका मतलब क्या हुआ कि नंबर जो है इवन होना चाहिए। अब ये वाला नंबर है ऑड, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आपने क्या किया कि ये दो ऑप्शन आपके पास बचे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। आपने देखा कि ग्रेटर नंबर कौन सा है इन दोनों में से, आपने देखा 2 3 4 2 3 4, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 0, मतलब ये वाला जो नंबर है ये ग्रेटर नंबर है इससे, ये स्मॉलर नंबर है। ठीक है, तो आपने क्या किया पहले ये वाला नंबर चेक कर लिया, आपने देखा नंबर इवन है। ठीक है, नंबर इवन है मतलब 2 पे जाएगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो, तो आपने देखा कि 2 और 4 6 और 5 11, 3 और 6 9 और 2 11, 11 में से 11 गए 0, मतलब ये 11 के को फॉलो कर रहा है। अगर मैं के की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूँ तो ये 11 × 0 0 हो जाएगा, जो कि 0 के इक्वल है। मतलब ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। अगर ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था। ये जो है वैसे भी स्मॉलर, अगर ये वाला नंबर देखो आपने इवन देखा और ये नंबर जो है 11 पे भी जाता है, पर ये जो नंबर है ये स्मॉलर है, ये वाला नंबर ग्रेटर है दोनों में से। तो आपने क्या किया ग्रेटेस्ट नंबर टिक करना ना, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन में बोला था प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस। देखो ये क्वेश्चन इस वाली सीरीज में इससे पहले भी एक बार पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है ये 2022 के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़ कि ऐसा क्वेश्चन हम पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपने देखा क्या कि प्राइस ऑफ आइटम रिड्यूस किया कितना 20%। आपने देखा कि प्राइस जो है किसी आइटम का 20% रिड्यूस हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि 2 kg, उसकी वजह से क्या हुआ कि कस्टमर 2 kg और खरीदने लगा। प्राइस ऑफ आइटम जो है वो 20% रिड्यूस हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, बंदा 2 किलो और परचेज कर रहा है। कितने रुपए में परचेज कर रहा है 360 में। तो मैंने आपको बताया था कि आपने देखा 20% प्राइस रिड्यूस होने पे क्या हो रहा है कि 2 किलो ज़्यादा खरीद रहा है बंदा। तो 20% की वैल्यू कितना हो गया 2 किलो। आप सीधा यहाँ से 100% बनाओ। ठीक है, 20% की वैल्यू आपको गिवन है, या फिर आपको कुछ भी यहाँ पे परसेंटेज दिया होता। पहला स्टेप ये है कि आपको यहाँ पे कुछ भी परसेंटेज दिया, उसकी कुछ भी वैल्यू दिया, आपको सबसे पहले क्या करना है 100% बनाना है। तो 20% की वैल्यू अगर 2 kg है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 kg हो जाएगी। अब आप यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस और रिड्यूस्ड प्राइस दोनों निकाल सकते हो। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे, ये जो रुपीज़ यहाँ गिवन है इसको रखो न्यूमरेटर में, रिड्यूस्ड प्राइस में भी इसको न्यूमरेटर में रख दो। ठीक है, अब अगर आपको रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है, अगर आपको रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है, एक सेकेंड, अगर आपको रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है तो 100% के सामने जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली आप डिनोमिनेटर में डाल दो। ठीक है,
तो आपने देखा ये कितना आ गया 36, मतलब 36 रुपये पर किलो रिड्यूस्ड प्राइस हो गया। मतलब प्राइस घटने के बाद जो प्राइस आपका बचा उसकी वैल्यू आपकी 36 रुपये पर किलो, ये आ गया आपका रिड्यूस्ड प्राइस। और ऑप्शन में भी अवेलेबल है, पर आप इसको करेक्ट मत कर देना क्योंकि ये जो है रिड्यूस्ड प्राइस है। ऑप्शन जो है 36 निकाल के आंसर मत बता देना कि आपका 36 आ गया और ऑप्शन करेक्ट। ये हमने रिड्यूस्ड प्राइस निकाला है। अगर आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है, ओरिजिनल प्राइस कैसे निकलेगा? आपने देखा 100% के सामने कितनी वैल्यू 10 किलो और 20% के सामने कितनी 2 किलो। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 10 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया? 10 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया आपके पास? 8 किलो आ गया। अब आपको मतलब इन दोनों वैल्यू 100% के सामने जो वैल्यू है और जो भी परसेंटेज आपको क्वेश्चन में देगा वो उसके सामने जो वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। और डिफरेंस जो है वो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस निकालते हुए आपको डिनोमिनेटर में रखना है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका? रुपीज़ आएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास? 45 रुपये पर किलो। अब ये आपका ओरिजिनल प्राइस आएगा, ठीक है। और रिड्यूस्ड प्राइस निकालने का क्या तरीका है? 100% के जो सामने वैल्यू है वो एग्जैक्टली आप डिनोमिनेटर में रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। और ये मैंने परसेंटेज में बहुत अच्छे से कराया हुआ आपको, ठीक है। तो देख लेना एक बार। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा सेक स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल? 7/2। तो आपने देखा 2 10 स्क्वायर थीटा जो है वो कितना? 7/2 - 1, तो 7 - 2 यानी कि 5/2 हो गया है। और 10 स्क्वायर थीटा जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 5/4। तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? √5 और √4 का वैल्यू कितना होता है? 2। तो 10 थीटा क्या होता है आपको पता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 5 आ जाएगा √5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। 5 और 4 कितना? 9। 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 3। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 3। अब cos थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है? आपको पता है cos थीटा कितना होता है? b/h। साइन थीटा कितना होता है? p/h। तो ये कुछ नहीं पूछ रहा है, ये b + p/h पूछ रहा है। तो बेस की वैल्यू कितनी? 2। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी? √5। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी? 3। तो 2 + √5/3 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला कि शाम अपनी कार ड्राइव करता है, ठीक है। एवरेज स्पीड आपको बतानी है। देखो एवरेज स्पीड का सबको फॉर्मूला पता है, क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो आपने देखा कि पहले तो उसने 30 किलोमीटर ड्राइव किया, उसके बाद हमें पता नहीं कि उसने नेक्स्ट जो फेज़ था जिसमें वो 51 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चला, उसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप यहाँ पे लिखो डिस्टेंस, यहाँ पे लिखो स्पीड, यहाँ पे लिखो टाइम, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 30 किलोमीटर। कितने की स्पीड पे? 45 किलोमीटर/आवर पे। तो यहाँ से पहले तो टाइम निकाल लो। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 30। स्पीड कितनी? 45। तो आपने देखा टाइम जो है वो कितना आ गया? 2/3 r। 2/3 r को आप क्या लिख सकते हो? 40 मिनट। मतलब पहले वाली लाइन से हमारे पास जो 30 किलोमीटर उसने डिस्टेंस, यानी कि जो पहली जर्नी थी उसकी, वो उसने कितने टाइम में ट्रेवल की? पहली लाइन से तो हमारे पास ये आ गया। दूसरी लाइन से हमारे पास क्या आएगा? हमें टाइम गिवन है कितना? 1 घंटा 20 मिनट। 20 मिनट को अगर मैं आर में चेंज करूँ तो 20/60 हो जाएगा। तो ये 1/3, तो 1 से ही 1/3 आर हो जाएगा। मतलब 4/3 घंटे में उसने ट्रेवल किया। स्पीड कितनी है? 51 किलोमीटर/आवर। तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना? इतनी। टाइम कितना लगा? 4/3। तो ये गया आपका। तो 17 चौक कितना होता है? 17 दूनी 34, 68 किलोमीटर। मतलब दूसरी लाइन से अब हमें क्या पता लगा है? 68 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया उसने? पहली जर्नी में 30 किलोमीटर, दूसरी वाली में 68, और टाइम कितना लगा? पहले लगा उसको 40 मिनट, और बाद में कितना टाइम लगा? 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 1 घंटा 60 मिनट होते हैं ना। तो आप लिख ही लो कि 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। तो आपने देखा न्यूमरेटर में क्या होगा आपके पास? 98, और 1 घंटा 20 मिनट में 40 मिनट ऐड करोगे तो 2 घंटा आ जाएगा। मतलब उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी? 49 किलोमीटर/आवर, जो कि आपका करेक्ट आंसर है।
अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितनी बार पूछ रहा है क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर पे, तो मतलब हद कर दी क्वेश्चन पूछने की। ट्रायंगल एबीसी है, बाइसेक्टर है, एंगल ए का बीसी पे जाके मिलता है डी पे। आपको बोला है ए बी की लेंथ कितनी है 9.6 सेंटीमीटर, ए सी की बोली है कितनी है 11.2 सेंटीमीटर, बी डी की आपको लेंथ बोली है कितनी 4.8 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि पैरामीटर बताओ ट्रायंगल एबीसी का। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, तीनों साइड का सम। ठीक है, तो अब हमें ए बी तो पता है, ए सी भी पता है, BC को पता करने के लिए हमें DC पता करना ज़रूरी है। तो आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि AB बाय AC जो है वो आपका BD बाय DC के इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब अगर एंगल ए का बाइसेक्टर है जो कि BC पे जाके मिल रहा है D पे, तो एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि AB बाय AC इक्वल टू BD बाय DC। तो आपने देखा AB की वैल्यू कितनी 9.6, AC की वैल्यू कितनी 11.2, BD की वैल्यू कितनी 4.8 और CD की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आपने देखा ये गया 2 पे, ये इसको काटेगा 5.6 पे, तो CD की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ गई 5.6 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितना आपके पास हो गया, ये आपने देखा 5 और 4 9, 10.4 हो गया। ठीक है, तो 9.6 10.4 तो यही 20 हो गया। उसके बाद 11.2, 20 में 11.2 जोड़ा आपने तो 31.2 जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है हमारे आपको बोला है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ईच फेस ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसकी साइड आपको दी है, मतलब जो इसकी लेंथ है, जो इसकी ब्रेड्थ है और जो इसकी हाइट है वो आपको कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि सरफेस एरिया बताना है आपको रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है आपको कि हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब आप सबको पता है ना, ठीक है, हेमिस्फेरिकल फिगर क्या होती है, आधा स्फीयर, तो इसको हेमिस्फेरिकल बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसको हेमिस्फीयर बोलती है, स्फीयर का जो आधा होता है उसको हेमिस्फीयर बोला जाता है। तो ये डिप्रेशन किया गया है आपके हर फेस पे। तो आपको पता है क्यूबिकल ब्लॉक के कितने फेस होते हैं, 1 2 3 और पीछे वाला 4 और ये साइड वाला 5 और जो आगे वाला है, ये तो जो है ये बेस का है, और जो आगे वाला मतलब इसका जो वो है फेस है, ये कितना है आपके पास 6। मतलब आपको पता है कि क्यूबिकल ब्लॉक के जो है वो कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। अब आपको पता है क्या, आपको एक चीज़ पता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या, पहली बात तो क्वेश्चन में पूछा है कि सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मान लीजिए कि अपर सरफेस से उसने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन लिया, ठीक है, जिसका डायमीटर जो है वो कितना है आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने देखा पहली बात तो एक चीज़ क्या कि अगर मैं ऊपर वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले सरफेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने देखा कि ये वाला सरफेस तो रह गया, ये वाला सरफेस तो बचा हुआ है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन लेने के बाद ये वाला सरफेस तो बचा है, पर ये वाला ना यहाँ पे खोखला हो गया है, ये गोला बन गया। ठीक है, ये खाली स्पेस है, अब ये खाली स्पेस है। तो हुआ क्या कि हर फेस से क्या हो रहा है, मतलब ये जो एक फेस है इसका जो एरिया है इसमें से जो है ये जो सर्कुलर है ये माइनस हो रहा है। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ क्या कि एक स्क्वायर है, आपको पता है कि क्यूब की हर फेस जो होता है वो स्क्वायर होता है, इसमें से अगर हेमिस्फीयर घटाया तो मतलब यहाँ पे ये जो गोला हो गया ये खाली हो गया। ठीक है, ये छेद हो गया, ऐसा बोल सकते हैं, ये छेद हो गया। तो जो सरफेस एरिया बचा वो यही बचा क्या कि एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ फेस माइनस ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर जो ये गोला बना। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब आपने देखा क्या कि फेस के एरिया में से आपने एरिया ऑफ सर्कल तो घटा दिया और आपने देखा कि ये जो है एक्स्ट्रा सरफेस बन गया, मतलब ये जो सरफेस है ये एक्स्ट्रा सरफेस बन गया, मतलब ये जो नीचे तक गया ये, ठीक है, या ये वाला जो सरफेस है
ये एक्स्ट्रा सरफेस बच गया, तो आपको इसका एरिया ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का बताना है। तो रिमेनिंग सॉलिड जो है वो ये भी होगा। तो ये जो खाली एरिया है ना अब यहाँ पे, मतलब जो डिप्रेशन लेने के बाद जो ये जगह बची, तो इसका जो एरिया है वो आपको पता है कितना आ जाएगा आपके पास। सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है हेमिस्फीयर का, 2πr²। तो इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बताना है आपको, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकालेंगे? आपने देखा कि क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो आपको पहली बात तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना पड़ेगा। उसमें से आपने देखा कि एरिया ऑफ सर्कल, कितने फेस पे सर्कल बनेगा, जितने फेस होंगे क्यूब के। तो आपने देखा फेस कितने हैं क्यूब के, 6। तो 6 एरिया ऑफ सर्कल इसमें से माइनस होंगे, और फिर 6 फेसेस पे स्फीयर बनेगा। तो आपने देखा कि जो कर्ड सरफेस एरिया है स्फीयर का वो लिया जाएगा, तो वो ऐड करना पड़ेगा 6 इंटू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बस ये क्वेश्चन था। तो आपने देखा टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं क्यूब का, 6 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस 6। अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, πr²। रेडियस कितनी, 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फीयर का, 2 इंटू πr²। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रेडियस, 2 का स्क्वायर। तो आपने देखा ये तो आ गया आपके पास 600, और फिर 6π² अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे बचेगा आपका 6 इंटू पाई इंटू 2 कितना, 4। ये बचेगा आपके पास फाइनली। तो आपने देखा कि ये तो आ गया 600, और ये आ गया 132 22 इंटू 24। तो ये आ गया आपके पास 528 आ जाएगा, है ना। तो 528/7 आ जाएगा, और 7 7 जा 49 होता है। सेवन 7 जा 49, 38 75 3/7। तो 675 सही 3/7 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला मैन वुमेन एंड बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन इतना। मतलब आदमी अगर अकेला काम करे तो 3 दिन में काम कर देगा, विमेन अगर अकेली काम करे तो 4 दिन में कर देगी उसी काम को, और बॉय जो है उसी काम को अगर अकेला करे तो कितने दिन में करेगा, 12 दिन में, ठीक है। तो आपने देखा कि किसी काम को अगर आदमी 3 दिन में करता है, उसी काम को औरत कितने दिन में करती है, 4 दिन में, और बॉय कितने दिन में करता है, 12 दिन में, ठीक है। तो ये टोटल टाइम आ गया मैन बॉय और वुमेन का टोटल वर्क निकाल लो। 3 4 12 का एलसीएम कितना, 12। अब 12/3 क्या कितना आ गया, 4। 12/4 कितना, 3। 12/12 कितना, 1। तो आपने देखा 1 डे वर्क ऑफ मैन विमेन और बॉय कितना आ गया, 4 3 और 1। आपको बोला है कि कितने बॉयज़ आएंगे एक आदमी और एक विमेन की हेल्प करने, ताकि सेम वर्क जो कि ये 12 वर्क है ये 1 दिन में ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो 12 वर्क जो है 1 दिन में ख़त्म करना है, मतलब 1 दिन में 12 काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। 12 वर्क अगर आपको 1 दिन में ख़त्म करना है तो आपने देखा कि 1 दिन में 12 काम करना पड़ेगा। एक आदमी काम करेगा तो एक आदमी कितना काम करेगा, 4। एक विमेन काम करेगी, आपने देखा एक आदमी और एक विमेन। तो एक आदमी 1 दिन में कितना काम करता है, 4। एक विमेन 1 दिन में कितना काम करती है, 3। अब बचा हुआ काम जो है वो बॉयज़ को करना है। तो आपने मान लिया कि X नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे, ठीक है। तो आपने देखा तो आपने मान लिया क्या कि आपसे पूछा ना हाउ मेनी बॉयज़, तो आपने मान लिया कि मान लो B नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो काम करेंगे। एक बॉय 1 दिन में 1 काम करता है, तो B बॉय 1 दिन में कितना काम करेंगे, 1 इंटू B, ठीक है। तो आपने देखा कि 12 काम करना है 1 दिन में, और मैन और वुमेन टोटल मिला के कितना काम करते हैं, 7। तो कितने बॉयज़ चाहिए, तो आपने देखा 12 में से 7 गए 5,
तो आप बोल सकते हो कि एक दिन में अगर काम खत्म करना है 12, तो मैन और वुमेन एक एक हैं, तो वो दोनों कितना काम कर देंगे, 7 बचा कितना काम, 5। 12 में से 7 काम गया तो कितना काम बचा, 5। एक बॉय अगर एक काम करता है तो 5 बॉयज़ कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे और काम खत्म हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है, अ बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3.5 आवर। रेशो ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतना। आपको बोला है हाउ मच टाइम बोट को लगेगा 41.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आने में। देखो एक चीज़ है इस क्वेश्चन में क्या कि आपने देखा कि क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला कि 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया इतने टाइम में, ठीक है। और फिर क्या हुआ, आपको बोल दिया कि जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ स्ट्रीम है उसका रेशो आपको दे दिया। फिर आपको बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम ही जाना है, कितने किलोमीटर, 41.6 किलोमीटर आपसे टाइम पूछा है। आपने देखा कि यार 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया 3.5 आवर में, आप स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकाल लोगे कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। फिर आपने देखा कि अब आपको टाइम निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और स्पीड ऑफ आप डाउन स्ट्रीम ऊपर से निकाल रहे हो, मतलब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम तो कॉमन रहने वाली है। आपको पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। स्पीड तो दोनों जगह सेम रहने वाली है क्योंकि दोनों बार वो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर ऐसा होता ना कि डाउन स्ट्रीम एक बार वो अपस्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है, तब तो इस तरीके से ना होता क्वेश्चन। उसमें तो आपको क्या करना पड़ता कि पहले आप स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकालते, उसके बाद आप स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ रिवर निकालते, आप यहाँ स्ट्रीम निकालते, उसके बाद आप स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकालते माइनस करके दोनों की स्पीड को, और फिर आप टाइम निकाल पाते। अभी आपको क्या बोला कि डाउन स्ट्रीम पहले डिस्टेंस ट्रेवल किया था, डाउन स्ट्रीम ही बाद में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दोनों बार अगर वो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम से ट्रेवल करेगा। और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम तो यहाँ कांस्टेंट दी हुई है क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं है। आपको ऐसा तो नहीं बोला ना कहीं कि बोट रेशो, वो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बढ़ाई गई इतना, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम कम किया गया, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। तो आपने देखा स्पीड तो कांस्टेंट है, तो टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड जो है कांस्टेंट है, मतलब दोनों बार सेम है, तो टाइम जो है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के। तो आपने देखा इनिशियली वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, 56 किलोमीटर, बाद में उसने कितना किया, 41.6, ठीक है। तो आपने देखा कि ये इनिशियल ये फाइनल, और इनिशियली उसको कितना टाइम लग रहा था, मतलब जो डिस्टेंस का रेशो है वही टाइम का रेशो होगा। तो आपने देखा डिस्टेंस का रेशो कितना, इतना, यही टाइम का रेशो होगा। तो आपने देखा टाइम का रेशो जो है वो कितना आ गया, 56 रेशो 41.6। तो इनिशियली उसको कितना टाइम लग रहा था, 3.5 घंटे। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5 बाई 56, जो कि कितना हो जाएगा आपके पास 1/16। तो आपको बताना है फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम, मतलब 41.6 रेशो की वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 2.6। मतलब 41.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा, 2.6 आवर्स। इतना सा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड बाय कंपनी ए टू दैट ऑफ कंपनी बी इन 2015। आपको बोला कि गिवन बार चार्ट है जो टेलीविजन सेट्स मैन्युफैक्चर जो हुए हैं और उसका परसेंटेज ऑफ दोज टीवी सेट सोल्ड। मतलब आपको ये जो नीला वाला बार दिया है, ये बार है टीवी सेट्स जो मैन्युफैक्चर हुए हैं, ठीक है। ये जो नीला वाला बार है, ये टीवी सेट्स जो है वो मैन्युफैक्चर हुए हैं थाउजेंड्स में, और ये जो ऑरेंज वाला है ना, ये आपको बोला कि परसेंटेज ऑफ टीवी सोल्ड। मतलब कोई बच्चा बोलेगा क्या कि सर मैन्युफैक्चर तो हुए 64,000, जो इक्वेशन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, जो ये डीआई को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, जो इसमें इक्वेशन में लिखा, वो तो सोचेंगे क्या कि यार 64,000 तो उसने मैन्युफैक्चर किए, और कई लोग नहीं पढ़ेंगे या परसेंटेज, वो सोचेंगे कि यार उसने 75,000 उसने सॉल्व कर दिए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। भाई वो 75,000 नहीं है, वो ये है कि ये जो 64,000 है ना, इसमें से 75% है, ये परसेंटेज ऑफ टीवी सोल्ड है, मतलब 64,000 का 75% उसने बेच दिए, ये बोल रहा है वो, ठीक है। तो आपको बोला है कि रेशो बताना है आपको नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड बाय कंपनी ए। तो आपने देखा कंपनी ए ने मैन्युफैक्चर कितने किए, 64,000। आप 64 को एज इट इज़ लिख दो क्योंकि आपको रेशो बताना है, 3 0 से 3 0 आगे कटी जानी है, ठीक है। तो हमने देखा 64,000, यहाँ के लगा लो चलो, ठीक है, 64,000, और इसमें से जो सोल्व हुए वो कितने हैं, 75%,
ठीक है। कंपनी ए ने मैन्युफैक्चर कितने किए 64,000 और इसमें से 75% उसने बेच दिए। और फिर कंपनी बी का आपसे पूछा है, 2015 की बात हो रही है, ठीक है। तो कंपनी बी ने कितने मैन्युफैक्चर किए 90,000 और उसका 64% उन्होंने बेचे, ठीक है। तो हमने देखा के से के गया, 100 से 100 गया, उसके बाद 64 से 64 गया, 75 जो है और 90 जो है 15 के पहाड़े पे जाएंगे तो 5:6 जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कैंप ए। कैंप ए कौन सा है, ये ऑरेंज वाला, 2014, 2016 और 2017। तो आपने देखा कि 300 + 220 कितना हो जाएगा आपके पास 520। इसका रेशो बताना है आपको। स्टूडेंट एनरोल्ड इन कैंप बी, ये पीले वाला जो है 2015, 2018 और 2019। तो आपने देखा कि ये 520 में 200 जोड़ा तो कितना आ गया 720। तो ये कितना 520 और 720, 0 से 0 गया और ये आपने देखा कि ये 4 पे कट जाएंगे, 13:18 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर लेस देन 450। तो आपने देखा ये 450 से कम कितनों के हैं 30 के, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर 650 ये एंड अबव। तो ये कितने हैं 35। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, 35 और 30 का डिफरेंस कितना होगा 5 हो जाएगा। आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिल रहा है, तीसरी बार आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। आपने मान लिया क्या आपको दिया है कि परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन 5 स्कूल्स आपको गिवन है, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आपको गिवन है, ठीक है, 5 स्कूल में। तो आपने मान लिया लेट टोटल स्टूडेंट्स, आपने क्या किया टोटल स्टूडेंट्स को आपने 100 मान लिया। तो स्कूल सी में कितने स्टूडेंट हुए 24% ऑफ 100, यानी कि स्कूल सी में कितने स्टूडेंट हो गए 24। और स्कूल ई का बोला है तो स्कूल ई कितना परसेंट है 15%। अब यहाँ पे 100 ही क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। परसेंटेज वाइज आपको पता है टोटल कितना होता है 100%, तो 100% टोटल होता है, इसलिए हमने टोटल स्टूडेंट जो है वो 100 मान लिए, ठीक है। तो आपने देखा 100 का 15% जो है वो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, मतलब स्कूल ई में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं 15, ठीक है। अब 24 तो स्कूल सी में स्टूडेंट है जिसमें से 5:3, मतलब जो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो है वो कितना है 5:3। तो 24 को 5:3 में डिवाइड कर दो, 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9, मतलब जो बॉयज़ हैं स्कूल सी में वो कितने आ गए 9। अब आपको बोला नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई, 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 3, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है स्कूल ई में कितनी है 12, तो 3:4 जो है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस हैं, मतलब इस शिफ्ट में इतने क्वेश्चन आपसे पूछे गए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो हेल्प हो जाएगी उसकी, एसएससी के एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है ना। और कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यू, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करें, अच्छे से सिलेक्शन लें। थैंक यू।